हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मैंने आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से संबंधित ये टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो करवा दिए हैं। आज मैं आपके लिए दोस्तों मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित हैं वो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। इसमें मौर्य काल भी आ गया, गुप्त काल भी आ गया और उत्तर गुप्त काल भी इसके अंतर्गत आ गया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको देखने हैं। ये एक प्रकार से मैराथन क्लास है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो सीधा सा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना है वो यहाँ पे मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है इसका, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये अर्थशास्त्र है। ये ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो दोस्तों देखिए, बड़े भाई सुसीम की हत्या वो किसने की थी, तो बिंदुसार था। देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त शासक बना, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार शासक बना। ठीक है, और बिंदुसार का दोस्तों एक बेटा था जिसका नाम था सुसीम। ठीक है, एक रानी का, और दूसरी रानी का था दोस्तों अशोक। तो क्या हुआ था कि अशोक ने सुसीम को मार दिया था और फिर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सम्राट अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुसीम की हत्या किसने की थी, अशोक ने। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कारुआकी। कारुआकी है ये अशोक की पत्नी थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्धमगधी। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्धमगधी। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों सीधा सा है, देवानाम प्रिय किसे कहा जाता है, तो वो है अशोक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मौर्य सम्राट अशोक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा है, तो यहाँ पे मौर्य है ये प्राचीनतम राजवंश है इन तीनों में से, तो चारों में से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे ये जो चाणक्य है ये किसका प्रधानमंत्री था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने, तो दोस्तों
सम्राट अशोक ने। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। और जो ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो वो ली थी दोस्तों उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक ने। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी मदद? तो वो है चाणक्य ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची है ये बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा बौद्ध। आगे देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और ये जैन धर्म की जो शिक्षा है, वो जो दीक्षा है वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु, याद रखना, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था दोस्तों पण। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर पण। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों है ये मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कुणाल। कौन था? कुणाल। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुणाल। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वो कौन है? तो ये तो सभी को पता है, विशाखदत्त। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों बृहद्रथ। ठीक है, देखिए, अशोक के बाद में शासक कौन कौन बने थे? तो अशोक के बाद में उत्तराधिकारी कुणाल बना था, यानी कि कुणाल शासक बना था। कुणाल के बाद में दशरथ शासक बना था, और दशरथ के बाद में संप्रति शालीशुक ये शासक बना था। फिर बाद में देववर्मा शासक बने थे। फिर लास्ट में बृहद्रथ, ठीक है, शासक बना था। जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो क्या है? तो वो है, इसमें देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में मिलता है अपने को जानकारी, किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो की थी दोस्तों किसने? अशोक ने। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख है वो कहाँ पर नहीं है? देखिए यहाँ पे गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख है वो नहीं है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसके समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक? तो वो है चंद्रगुप्त के समय था अर्थशास्त्र का लेखक, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको अपन बोल सकते हैं कौटिल्य भी। आगे देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य वंश ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था दोस्तों तक्षशिला। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। और ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था और ये आया था दोस्तों कहाँ पर? भारत आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। किसके समय आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है दोस्तों विशाखदत्त। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा स्रोत है? तो वो स्रोत है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इंडिका। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो वो भाषा कौन सी है? तो वो है इसमें प्राकृत। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृत। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सात श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है। याद रखना 7 श्रेणी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वो है राजनीतिक नीतियों के बारे में, राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रीलंका। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी है वो दोस्तों किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो किसका बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लकड़ी का बना हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बराबर गया जिला, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आजीविकों ने। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे दोस्तों अपने को यह जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह शिलालेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा है, तो एक तो है मास्की और एक दोस्तों यहाँ पे देखिए मगध का सम्राट, मगध का सम्राट। हाँ देखिए यहाँ पे तो भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और यहाँ पे मास्की और गुजरा दो अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है, और अन्य कोई अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। दो ही अभिलेख ऐसे हैं, एक तो मास्की और एक गुजरा, ये दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि मगध का सम्राट बताया है स्वयं को अशोक ने, तो वो है भाब्रू स्तंभ में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि किसको किस नाम से जानते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, और बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का विनाशक, और चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंडो कोटम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 1 4, 2 3 1 4 इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उस शिलालेख का दोस्तों ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालसी में। उत्तराल में शिलालेख अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वो कालसी में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता है अशोक ने बनवाया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो दोस्तों उसका नाम था कौन, तो जेम्स प्रिंसेप, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक का शिलालेख नंबर 13। ठीक है, 13वां शिलालेख जिसके अंदर कलिंग के युद्ध का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 45 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, यानी कि जो मेगस्थनीज है ये भारत आया था, किसके दरबार में आया था, तो ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में दोस्तों पराजित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसको पराजित किया था, सेल्यूकस को। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो वो था दोस्तों अशोक, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया।
ठीक है। तो ये दोस्तों अशोक ने जो कलिंग का युद्ध जीतने के बाद में भारी रक्तपात देखा था, उसके बाद में दोस्तों जो युद्ध करने की जो नीति है उसको सदा के लिए त्याग दिया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो यहाँ पे देखिए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि, प्राकृत एवं ब्राह्मी सॉरी इसमें देखिए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि, ठीक है, इस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुद्रा राक्षस में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मुद्रा राक्षस। आगे देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा है, देखिए संस्कृति कला साहित्य का विकास किया था मौर्य नरेश ने, बिल्कुल सही बात है। सोने के सिक्के, ये दोस्तों कनिष्क ने चलाए थे आगे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों है यानी कि 1, 3, 4, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका विकास किया था मौर्य नरेश ने, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1, 3, 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 52 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण देखिए, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों इसके अंदर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, तो वो कौन से शिलालेख हैं? अशोक के वे कौन से शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरा और 13वां, दूसरा और 13वां, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दे रखा है। देखिए इसमें अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। कथन आर देखिए, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी दोस्तों इसमें सही है, यानी कि दोनों इसमें सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक है, ये मास्की और गुजरा दो अभिलेखों में मिलता है। तो गुजरा यहाँ पे दे नहीं रखा, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मास्की। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो वो है दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, ठीक है। अपने को बताना है कि किसका कौन सा प्राचीन नाम था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, ठीक है, और अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पूर्वी प्रदेश यानी कि पाटलिपुत्र। तो ये इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 59 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन से ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी?
तो दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो सम्राट अशोक ने किससे ली थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किसने? तो अशोक ने, ठीक है। और भद्रबाहु से किसने ली थी जैन धर्म की दीक्षा? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मेगस्थनीज ने दोस्तों पोलीब्रोथा कहा है किसको? पाटलिपुत्र को। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो वो दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष। आगे देखिए, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 से, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 30 से, ठीक है। आगे देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिशिष्ट प्रवर्तन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आषाढ़ जुलाई। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आषाढ़ जुलाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया जाता है? अशोक के शिलालेख में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चोल, पल्लव, पांडव, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए चोल, ठीक है, और पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ठीक है। पल्लव नहीं थे इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 3 4 5, 1 3 4 5 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है शिलालेख, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो यानी कि अशोक का जो अभिलेख है वो दोस्तों एक तो पाकिस्तान में भी पाया गया है और एक अफगानिस्तान में भी पाया गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो दोस्तों मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति है किसकी है ये उक्ति? तो ये उक्ति है मेगस्थनीज की, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंदुसार ने, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है?
तो कौन सा इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13वां वृहद शिलालेख। 13वां वृहद शिलालेख, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पृथक कलिंग, यहाँ पे देखिए, उस अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें, तो वो है दोस्तों इसमें उज्जैन। उज्जैन प्रांत का दोस्तों गवर्नर था अशोक। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ऐसे कौन से शिलालेख में किया है तो ये घोषणा? तो ये की है दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो है दोस्तों कलिंग का पृथक शिलालेख, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ रहूँ, या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है? तो ये छठे शिलालेख में, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रादेशिक राजयुक्त। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विष्टि है, तो विष्टि क्या है? तो ये दोस्तों बेगारी होती है विष्टि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो सबसे अच्छा नमूना है वो है स्तंभ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 84 नंबर प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अशोक के मानसेरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इस लिपि में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, कहाँ से अशोक के दुर्वी भाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शेर ए कूना कांदार। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें कितने अधिकरणों में? तो दोस्तों 15 अधिकरणों में विभाजित है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो कौन शामिल थे? तो दोस्तों राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ का? तो मिस्र का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों
किसके शासनकाल में? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अपन ने मौर्य काल से संबंधित है वो प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन है वो गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त काल से संबंधित है वो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुप्त वंश से संबंधित पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि गुप्त वंश की स्थापना है वो किसने की? तो ये की थी दोस्तों श्रीगुप्त ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त है ये किसके सामंत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो दोस्तों गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। आगे देखिए इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, अपने को इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी कि कौन सा अभिलेख है किससे संबंधित है वो अपने को बताना है। देखिए प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है ये दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे विल्संड जो अभिलेख है ये दोस्तों कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख है ये दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख है ये दोस्तों वंदु वर्मन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें सारे के सारे सही पहले से ही सही सुमेलित हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्यभट्ट। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संस्कृत। द नंबर यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा गया है? तो ये भारत का नेपोलियन। ठीक है, याद रखना समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जो स्कंदगुप्त है इसने हूणों को रोकने में दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है तो कि हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था किसने? स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गुप्त राजवंश
किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए दोस्तों गुप्त राजवंश है ये प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखिए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों ये किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के दोस्तों कालिदास है वो राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अजंता की गुफाएं में जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से धर्म के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा सा है, बौद्ध धर्म के लिए। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? उत्तर गुप्त युग में जो विद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, तो वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नालंदा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा। आगे देखिए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये दोस्तों भानुगुप्त से है। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। और दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो भी था दोस्तों भानुगुप्त, याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भानुगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो फायान है ये दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त सेकंड, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था ये फायान। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम मत कर देना, सेकंड होगा ये। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों गुप्त काल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल। आगे देखिए, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये चीन का निवासी था फायान। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फायान है ये चीन का निवासी था। आगे देखिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो दोस्तों कौन से वंश का शासक था? तो ये वाकाटक वंश का शासक था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाकाटक वंश। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो वो है दोस्तों बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण
कला का जन्म है वो सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों गुप्त काल में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 3 नंबर का प्रश्न, यानी 23 नंबर का प्रश्न, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि है ये कब धारण की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए शकों का उन्मूलन करने के बाद में, शकों का उन्मूलन करने के बाद में दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो वो थे दोस्तों विष्णु। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस खुशी में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शकों को पराजित करने के बाद में। शकों को पराजित करने के बाद में दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो दोस्तों लोह स्तंभ का निर्माण है वो कौन सी सदी में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों चौथी सदी में, तो इसमें यानी कि चतुर्थ सदी में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें, फायान और हेनसान ने के राज्यों को देखा। तो दोस्तों फायान और हेनसान ने किसके राज्यों को देखा। देखिए फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और दोस्तों हेनसान आया था वो है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए है से है आप याद रख लेना, हर्षवर्धन में है आता है और हेनसान में भी है आता है। ठीक है, तो है से है यानी कि हेनसान आया था हर्षवर्धन के टाइम में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फायान। ठीक है, ये दोनों चीनी यात्री थे, हेनसान और फायान। आगे देखिए, धनवंतरी थे। तो दोस्तों धनवंतरी है वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी थे तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनके दरबार में 9 रत्न थे, कौन कौन से थे तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कालिदास, धनवंतरी, सणपक, ठीक है, सपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, ठीक है, और घटक पर, वराहमीर और वररुचि, ये टोटल 9 रत्न थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो इसमें धनवंतरी आता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो किस प्रकार की थी, तो ये थी दोस्तों राजतंत्रात्मक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट है, फायान द्वारा रचित ग्रंथ, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता। तो दोस्तों निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता, यहाँ पे ग्रंथ का नाम बताया है फो कुओ की, ठीक है, तो इसमें किसका विवरण नहीं मिलता, तो वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का दोस्तों इसमें विवरण है वो नहीं मिलता। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध राज्यों का और बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों का, इन तीनों का दोस्तों वर्णन मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन है, तो वो है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजंता की गुफाओं में
किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16, 17 और 19। 16 यानी कि गुफा नंबर 16, 17 और 19 इन तीनों का निर्माण है। ठीक है, ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था इन तीनों का निर्माण। ठीक है, और अजंता की 16 और 17 गुफा के चित्र एवं बाग इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। किसकी? तो गुप्त काल के। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दोस्तों किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे दोस्तों ये अमर सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो किस उपलक्ष्य में किया था ये बताना है। गुप्त संवत का प्रारंभ है वो किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था दोस्तों अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में दोस्तों 319 ईस्वी में गुप्त संवत है वो प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त ने। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है समुद्रगुप्त का। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सीधा सा है, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं अपन, तो गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमेक स्तूप का निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों कौन से कवि ने? तो ये लिखा था कालिदास ने। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो दोस्तों कौन से युग में हुई थी? तो वो हुई थी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो यानी कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर है वो क्या थी? तो वो है उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग ये दोस्तों इसमें गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी दोस्तों गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुप्त वंश। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति है?
किसकी स्मृति में किया गया? तो ये देखिए दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ है, वो किसकी स्मृति में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रगुप्त। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का रचयिता था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अग्निमित्र। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो वो था अग्निमित्र। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग के अभिलेख में। ठीक है, प्रयाग के अभिलेख में। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक है वो नहीं लिखा था? तो यहाँ पे देखिए, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय सीरियम। ठीक है, तो ये जो तीनों नाटक हैं ये तो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन चौथा नंबर का जानकी हरण ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो ये है दोस्तों धार में, बाग धार में। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर धार जिले में। आगे देखिए, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो दोस्तों गुप्त वंश ने कौन सी अवधि से कौन सी अवधि तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 319 से 500 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दोस्तों शासन किया था गुप्त वंश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा है यह आरंभ हुई थी किस काल में? तो दोस्तों गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये जारी किए गए थे दोस्तों गुप्त काल में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एरण अभिलेख से मिलता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एरण अभिलेख। आगे देखिए, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना है गुप्त वंश के शासकों का क्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कब बनता है? तो 319 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों समुद्रगुप्त। कब बनता है? तो 335 ईस्वी में। उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त। ये बनता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय।
ये बनता है 380 में, और उसके बाद में शासक बनता है दोस्तों वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बनता है दोस्तों 413 ईस्वी में, और फिर दोस्तों कुमारगुप्त के बाद में शासक बनता है स्कंदगुप्त। ये कब बनता है? तो ये बनता है दोस्तों 455 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा क्रम ये ही होगा इसका। कुमारगुप्त यहाँ पे दे नहीं रखा तो बिल्कुल अपना क्रम ये ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, 5वां नंबर का गलत दे रखा है। 1 2 3 4 डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ा ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना भरतपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कथन ए और कथन आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों सही है, लेकिन दोस्तों एक की यानी कि आर है वो एक की सही व्याख्या है वो नहीं करता। दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों ताम्रलिप्ति। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के दोस्तों क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्वान दे रखे हैं, और सूची सेकंड में कौन किससे संबंधित था, यानी कि नाट इनके जैसे कौन किससे संबंधित है। ठीक है, किसने किसकी रचना की थी वो बताना है। देखिए, विशाख दत्त है, ये दोस्तों नाटक लिखते थे। वराहमिहिर है, ये दोस्तों खगोल विज्ञान शास्त्री थे। चरक है, ये दोस्तों चिकित्सा से संबंधित थे। और ब्रह्मगुप्त है, ये दोस्तों गणित से संबंधित थे। समझ में आ गया? 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उज्जैन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, आगे देखिए, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, वो कृति कौन सी है कालिदास की? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से युग को? तो वो है गुप्त युग को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण है वो कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये बिल्कुल नहीं था दोस्तों। गुप्त वंश में सबसे बड़ी खासियत यही थी कि गुप्त वंश के पतन का ये कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह हुआ हो। ठीक है, बाकी तीनों कारण थे,
गुप्त वंश के पतन के, स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। ठीक है, ये तीनों इसका बिल्कुल सही कारण है, लेकिन डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो दोस्तों सीधा सा है, ये सिर्फ वो ही हो सकता है जो संगीत प्रेमी हो। समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था तथा उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने कवराज नाम से कई कविताएं भी लिखी थी। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 69 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्यभट्ट। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देखिए, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है तो वो किससे है? तो वो है दोस्तों इसमें किससे? चिकित्सा से संबंधित है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था दोस्तों रामगुप्त। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में अभिलेख दे रखे हैं। ठीक है, देखिए कौन से शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख है वो बताना है। यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित मैरोली का लोह स्तंभ लेख ये भी सही है। स्कंदगुप्त का दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त का दोस्तों इसमें पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें पहले से ही सही सुमेलित किए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार हैं और सूची सेकंड में शासक है, यानी कि कौन सी मुद्रा का प्रकार कौन से शासक के समय चला था वो अपने को बताना है। देखिए, वीणा वादक, मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। किसको? समुद्रगुप्त को। किसने चलाए थे वीणा वादक सिक्के? तो ये समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और देखिए कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का है। चक्र विक्रम प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था। और कार्तिकेय प्रकार का जो सिक्का है ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें सारे ही सही सुमेलित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट में शासक और सूची सेकंड में उपाधि है, यानी कि किसकी क्या उपाधि है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की दोस्तों उपाधि है महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज की। और समुद्रगुप्त की उपाधि है दोस्तों अश्वमेघ पराक्रम। और चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है दोस्तों परम भागवत। और स्कंदगुप्त की दोस्तों उपाधि है सक्रोपम। ठीक है, याद रखना है सक्रोपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर है? 1 2 3 4 डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में पत्नी है, यानी कि कौन से शासक की पत्नी कौन थी वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। ठीक है, तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रामगुप्त की पत्नी थी दोस्तों ध्रुव देवी। ठीक है, और दोस्तों चंद्रगुप्त यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम था वो था दोस्तों क्या? तो वो है दत्ता देवी। कौन थी?
दत्ता देवी, ये दोस्तों समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था। और दोस्तों यहाँ पे रुद्रसेन सेकंड, सॉरी यहाँ पे रुद्रसेन यानी नहीं चंद्रसेन, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है, रुद्रसेन नहीं होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम था दोस्तों प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती, ठीक है। और दोस्तों प्रभावती, सॉरी देखिए अपने इसमें सही है, रुद्रसेन इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज, रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड की पत्नी का नाम था प्रभावती, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रभावती है ये दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ में किया था, ठीक है, समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 77 नंबर प्रश्न है, सर्व राजोचेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी दोस्तों किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने अंतिम शक शासक रुद्र थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो वो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रचनाकार हैं और सूची सेकंड में रचना है, यानी कि किसने किसकी रचना की है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए, आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है, धन्वंतरी ने नवनीत क्रम ग्रंथ की रचना की, ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, वरामियर ने दोस्तों पंच सिद्धांत तक की रचना की, यानी कि सारे के सारे इसमें पहले से सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जिसमें 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 80 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील जिरा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था। देखिए यहाँ पे जिसका, ठीक है, देखिए सुदर्शन झील का निर्माण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने दोस्तों ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसका जो इस झील की जो मरम्मत है वो पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी? यानी कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो दोस्तों पुष्पगुप्त ने करवाया था। और इसकी पहली बार मरम्मत है वो दोस्तों शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। और दूसरी बार मरम्मत है वो दोस्तों किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों किसने? तो स्कंदगुप्त ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। आगे देखिए, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रशासकीय विभाजन और सूची सेकंड में प्रशासक दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए भुक्ति प्रांत, ठीक है, और यानी कि किसको क्या कहा गया है, जैसे ग्राम को क्या, नगर को क्या कहते थे, विषय जिला को क्या कहते थे, प्रांत को क्या कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भुक्ति यानी कि प्रांत को क्या बोलते थे, यानी कि प्रांत का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था? तो वो होता था उपरिक। क्या होता था? उपरिक। और विषय जिला यानी कि इसका जो प्रशासक होता था वो है विषयपति। नगर का प्रशासक होता था नगरपति और ग्राम का प्रशासक होता था ग्रामिक। तो इसमें 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इसमें नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए
महासंधि विग्रहिक यानी कि युद्ध व शांति का मंत्री, दूसरा है महादंडनायक यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक। तो दोस्तों ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। और ये महासभापति, तो दोस्तों ये महासभापति ये नहीं था दोस्तों इसमें, ठीक है, महासभापति। महादंडनायक होता था वो दोस्तों न्यायाधीश है, ठीक है, यानी कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो दंड देता था, ठीक है। तो इसका इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। देखिए सूची फर्स्ट में क्षेत्र भूमि और सूची सेकंड में दोस्तों ये कौन सी प्रकार की भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वास्तु भूमि, वास्तु भूमि दोस्तों ये कृषि योग्य भूमि होती थी। और अप्रहत भूमि ये दोस्तों निवास योग्य भूमि होती थी। और अप्रहत भूमि ये भी दोस्तों जंगली भूमि कहलाती थी। और खिल भूमि ये दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त भूमि कहलाती थी। यानी कि ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, तो यहाँ पे रवि कीर्ति सीधा सा गलत दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किराता जोर्नियम भारवी 10 कुमार चरित्र दंडिन मृच्छकटिकम शूद्रक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए वाग्भट, अष्टांग हृदय, कामदंक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, और यहाँ पे भर्तरी दे रखा है मेघदूतम। अब दोस्तों सीधा सा है, देखिए मेघदूत है ये किसकी रचना है, तो ये दोस्तों कालिदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसको बोलते थे, तो श्रेष्ठी बोलते थे साहूकार को। और सार्थवाह है, सार्थवाह बोलते थे व्यापारी को। कुलिक, कुलिक बोलते थे शिल्पी या कारीगर को। और कायस्थ बोलते थे लेखक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मिहिर कुल का संबंध था, तो दोस्तों मिहिर कुल का जो संबंध था वो किससे था, तो वो था दोस्तों हूण से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हूण। आगे देखिए कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो दोस्तों कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन, तो वो है मोखरी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, तो वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि दोस्तों उसकी उंगरोधता के कारण, उसकी उंगरोधता के कारण दोस्तों। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है, उपलब्ध है, तो किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये दोस्तों वाघ गुफाओं में उपलब्ध है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वाघ गुफाएं। आगे देखिए पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो ये दोस्तों उत्तर बंगाल में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था,
तो परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों समुद्रगुप्त ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने गुप्त साम्राज्य से संबंधित है वो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अपन है वो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है वो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की है स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुष्यभूतिवर्धन ने। पुष्यभूतिवर्धन ने दोस्तों पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया गया है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राजधानी, यानी कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी थी ये अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे वर्धन वंश की जो राजधानी थी, यानी कि वर्धन राज्य की राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी, बिल्कुल सही है। मोखरी राज्य की राजधानी है वो दोस्तों कन्नौज थी। और वाकाटक राज्य की राजधानी दोस्तों पुरिका थी। और मेत्रक राज्य की राजधानी दोस्तों वल्लभी थी। यानी कि इसमें चारों के चारों इसमें पहले से सही सुमेलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजवंश है और सूची सेकंड में दोस्तों शासक है, यानी कि कौन से राजवंश का कौन सा शासक है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, वर्धन वंश का कौन सा शासक है इसमें? तो देखिए वो है पुष्य शक्ति है ये दोस्तों, वर्धन वंश का शासक था। मोखरी राजवंश का जो शासक था वो था दोस्तों विंध्य शक्ति। और वाकाटक का शासक था दोस्तों वो है इसमें ईशान वर्मा। और मेत्रक राजवंश का शासक था दोस्तों भट्टारक, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुझे पता है आपने ये टॉपिक है पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। और दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूं मैं और ये बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है। इससे आपका प्राचीन इतिहास है वो और भी मजबूत हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हर्षवर्धन, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों हर्षचरित्र किसके द्वारा? तो ये लिखी गई थी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री ये भारत आया था? तो दोस्तों सीधा सा है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखिए है से आपको है याद रखना है, ठीक है। है से है याद रखना है, यानी कि हिंसान आया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है पुलकेशिन प्रथम, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यानी कि द्वितीय अशोक
किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। याद रखना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों एहोल अभिलेख से। ठीक है, यानी कि एहोल अभिलेख का संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से और हर्ष से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये तीनों उपाधियां, प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज, ये तीनों उपाधियां किसकी थी? तो ये थी दोस्तों प्रभाकर वर्धन की। किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की ये तीनों उपाधियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कन्नौज। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी है वो थानेश्वर से विस्थापित कर कन्नौज में स्थापित की थी। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और ये हर्षवर्धन है, ये कौन से वंश का शासन है? कौन से वंश का शासक है? तो ये पुष्यभूति वंश का शासक है हर्षवर्धन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें शकलोत्तरापत नाथ, देखिए शकलोत्तरापत नाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों किसे? ये हर्षवर्धन को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें हेनसान ने किसे शिलादित्य कहा है? हेनसान ने किसे शिलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है हेनसान ने। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इसमें हर्षवर्धन ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो ये था दोस्तों शशांक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्नौज। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। आगे देखिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी है वो दोस्तों किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों बाणभट्ट ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा है वो कहाँ किया करता था? तो ये किया करता था दोस्तों प्रयाग में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मोखरी नरेश
ग्रह वर्मा के साथ में, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ में दोस्तों राजश्री का विवाह हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गौड़ नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 25 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? देखिए इसमें हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से विस्थापित कर कन्नौज में स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे देखिए इसमें कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। और कन्नौज कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हेनसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हेनसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मथुरा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। आगे देखिए कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट है ये कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था दोस्तों कहाँ का? तो ये थानेश्वर का निवासी था कवि बाणभट्ट। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार है वो दोस्तों कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें हर्षवर्धन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसमें देखिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वो कन्नौज व प्रयाग में किया था, कन्नौज व प्रयाग में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नागानंद इसमें देखिए रलावली व प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। तो यहाँ पे देखिए नागानंद रत्नावली है, ठीक है, रत्नावली। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्षवर्धन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुर्जरों को। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आज भी भारत में हेनसान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी भारत में हेनसान को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है सीयूकी की रचना की थी हेनसान ने, ठीक है, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों शासक था कहाँ का? तो ये वातापी या बदामी का शासक था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है दुर्वसेन सेकंड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था 641 ईस्वी में? तो ये भेजा था दोस्तों किसने? तो ये भेजा था हर्षवर्धन ने। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया। तो वो किसने किया था वर्णन, तो वो किया था दोस्तों वांग हवेन तसे, वांग हवेन तसे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे, तो ये कहा जाता है हेनसान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हेनसान भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसान है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, लेकिन ये कितने वर्षों तक रहा भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 15 वर्षों तक रहा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हेनसान के सम्मानार्थ, ठीक है, इनके सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो दोस्तों 643 ईस्वी में दोस्तों एक महासभा का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। तो ये कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कहाँ पर? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कन्नौज में। तो एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि कुंभ का मेला जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? तो वो किया था हर्षवर्धन ने। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने रोका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो ये हर्षवर्धन ने। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में रचना है और सूची सेकंड में रचनाकार हैं, यानी कि किसकी रचना किसने की थी वो अपने को इसमें बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना है वो दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा की गई थी, और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक इसकी रचना है वो दोस्तों भर्तरी के द्वारा की गई थी। सूर्य शतक की रचना है वो दोस्तों मयूर के द्वारा की गई थी, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसकी रचना है वो दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 2 3 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 यानी कि एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो वो है कालिदास। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण आर देखिए, इसमें हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो दोस्तों कौन सा सही है इसमें? तो इसमें देखिए दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए कौन इसमें सही सुमेलित है? तो देखिए अवंती ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाद ये दोस्तों महासेनापति था, कुंतल है ये दोस्तों सेनापति था अश्वसेना का। तो ये सारे सही है इसमें। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसने कहा था? तो ये हेनसान ने कहा था, चीन यात्री है ना,
इसने। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अग्रहार का अर्थ था, तो अग्रहार का अर्थ क्या था? तो ये था दोस्तों ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान, ये था अग्रहार। ठीक है, तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए सामाजिक अध्ययन का ये जो 2021 में नवीनतम पाठ्यक्रम आया है, इस पाठ्यक्रम के अंदर दोस्तों अपन ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज के ये 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए थे मैराथन क्लास के अंदर। और ये आज अपनी दूसरी नंबर की मैराथन क्लास थी जिसमें अपन ने मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में है वो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, कल अपन दोस्तों मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे मैराथन क्लास के अंदर। ठीक है, और करीबन 10-12 क्लासों के अंदर है वो मैं आपको ये 60 प्रश्नों का जो मैटर है वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।